हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुगल एम्पायर यानी मुगल वंश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो CHS एंट्रेंस एग्जाम, ये सैनिक स्कूल, इसके साथ साथ बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रहा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक आपको बताना है। पहला दोस्तों हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब और चौथा बाबर। तो कौन था दोस्तों मुगल वंश का शासक, वो आपको बताना है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता है मुगल वंश का शासक बाबर था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? पहला है दोस्तों 1526 में, दूसरा 1527, तीसरा 1528 ईस्वी में, या फिर 1529 ईस्वी में। दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। सिंध में, काबुल में, पंजाब में, या फिर फरगना में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फरगना। बाबर का जन्म दोस्तों फरगना में हुआ था, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या है? बाबर काबुल का शासक कब बना? बाबर काबुल का शासक कब बना था? 1483 में, 1504 में, 1494 में, या फिर 1526 में। तो काबुल का शासक आपको बताना है बाबर कब बना था। दोस्तों 1504 ईस्वी में बाबर काबुल का शासक बना था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? दोस्तों 2 किए थे, 3, 4 या 5 किए थे? दोस्तों बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने भारत पर अपना सबसे पहला आक्रमण कब किया था? पहला आक्रमण कब किया था बाबर ने? 1526 में, 1523, 1524 या फिर 1519 ईस्वी में? दोस्तों बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया और जब दोस्तों ये जीत गया था, वो कौन से वाला आक्रमण था, कौन सी लड़ाई थी? वो दोस्तों पानीपत का युद्ध था, जो कि 1526 में हुआ था, जिसपे बाबर है दोस्तों जीत गया था, और यहीं से दोस्तों मुगल साम्राज्य की शुरुआत हमारे देश में हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध कह लो या प्रथम लड़ाई कह लो, वो 1526 में हुई थी, जिसमें दोस्तों बाबर ने क्या है यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और यहीं से मैंने अभी आपको बताया कि जो मुगल वंश है उसकी शुरुआत भारत में हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की सफलता का क्या कारण था और क्या कारण रहा दोस्तों कि जो बाबर था पहले भी आक्रमण करता रहा, लेकिन पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इसमें बाबर जीत गया था, सफल हो गया, तो इसका क्या कारण था? दोस्तों पहली बात तो जो इब्राहिम लोदी था वो एक अप्रिय शासक था। उसको जो मतलब जनता है वो प्रिय मतलब कि उसको पसंद नहीं थी, जनता को पसंद नहीं था इब्राहिम लोदी, तो एक अप्रिय शासक था। दूसरा दोस्तों बाबर जब भी युद्ध कर रहा था तो हार गया था, लेकिन अब की बार दोस्तों क्या था, उसके बाद जो सेना भी बहुत बड़ी थी और सेनापति भी अनुभवी थे, यानी एक्सपीरियंस सेनापति थे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, बाबर ने इस युद्ध में किसका यूज किया था? तोप का यूज किया था, तोप का यूज किया था। तो तीनों कारण दोस्तों इसकी सफलता के कारण बने, तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी लड़ाई बाबर ने नहीं लड़ी? निम्न में से कौन सी लड़ाई बाबर ने नहीं लड़ी? कनवाह या खानवा भी इसको बोल देते हैं, खानवा का युद्ध या कनवाह का युद्ध भी इसको बोल देते हैं, तो ये भी दोस्तों बाबर ने लड़ा था। चंदेरी की लड़ाई भी लड़ी थी, घाघरा की लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी दोस्तों बाबर ने, दूसरी लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ये वाली लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसके बाद बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का आपको नाम बताना है दोस्तों, बादशाह नामा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीर या अकबर नामा। तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों बाबर की आत्मकथा का क्या नाम हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी बाबर के बाद कुर्सी या गद्दी किसने सांभी? तो बाबर के बाद कौन आया था दोस्तों? उसका पुत्र हुमायूं, जो कि उत्तराधिकारी बना था, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हुमायूं की पत्नी का नाम आपको बताना है क्या था? सुल्तान जहां बेगम या यहाँ पे जहां आरा या गुलबदन बेगम या नादिरा।
तो हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? नादिरा था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हुमायूं के समय बिहार का शासक कौन था? दोस्तों हुमायूं के समय बिहार में शासक कौन कर रहा था ये आपको बताना है। पहला बहादुर शाह, दूसरा शेर खां, ततार खां या इख्तियार खां। दोस्तों हुमायूं के समय जो बिहार का शासक था वो शेर खां था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल बादशाह के संबंध में कहा जाता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसके जीवन का अंत हो गया? जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसके जीवन का अंत हो गया। ये किस मुगल बादशाह या मुगल शासक के संबंध में कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है दोस्तों हुमायूं की जो मृत्यु है वो भी मतलब सीढ़ियों से कुछ ऐसे गिरने से हो गई थी, उसको गहरी चोट लग गई थी। तो कुछ ऐसा माना जाता है कि लड़खड़ाते हुए यानी गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। तो हुमायूं आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसी के बारे में ऐसा कहा जाता है। उसके बाद शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां, हसन खां, जमाल खां या बहार खां। दोस्तों शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, जो शेरशाह, यहाँ पे दोस्तों शेरशाह हो गए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल था, शेरशाह सूरी ने कब से कब तक शासन किया? दोस्तों शेरशाह सूरी ने क्या किया था, जो हुमायूं है उसको हरा दिया था और ये हुमायूं जो है भाग गया था यहाँ से देश से। तो 1540 से 1545 तक क्या हुआ दोस्तों, जो शेरशाह था उसने शासन किया था और हुमायूं को यहाँ पे भगा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फिर 1545 में वापस हुमायूं आ गया था, ठीक है ना, उसने शेरशाह सूरी को हरा दिया था। तो 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी ने यहाँ पे शासन किया था, तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बड़ों को यह शोभा देता है कि वह सदैव क्रियाशील रहे, ये शब्द किसने कहे थे? बड़ों को यह शोभा देता है कि वे सदैव यानी हमेशा क्रियाशील रहे, ये शब्द दोस्तों किसने कहे थे? शेरशाह सूरी ने कहे थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, शेरशाह सूरी के समय में जो सरकार का सर्वोच्च अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? सरकार का सर्वोच्च अधिकारी शेरशाह सूरी के समय में से मतलब कौन था, उसे क्या कहा जाता था? सिकदार ए सिकदारान या फिर मुंसिफ ए मुंसिफान या खजानदार या फिर मुकद्दम। दोस्तों शेरशाह के समय में सरकार का जो सर्वोच्च अधिकारी वो कौन होता था? सिकदार ए शिकदारान, यानी ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? भारत में सड़कों का निर्माता कौन है? सड़कों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1545 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, 1542 या 1546 ईस्वी में? तो दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, अकबर के पिता का नाम? दोस्तों बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का जहांगीर, फिर दोस्तों शाहजहां और फिर यहाँ पे औरंगजेब, आपको याद रखना है बादशाह, जैसे भी आप रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो अकबर के पिता का नाम क्या हुआ? फिर हुमायूं होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध दोस्तों 1526 में हुआ था और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ था 1556 में। तो 26 के बाद 1556 में दूसरा युद्ध पानीपत का हुआ था। और ये दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था ये भी आपसे पूछ सकता है। जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो अकबर के और हेमू के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर की जीत हुई थी और हेमू दोस्तों यहाँ पे हार गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के। और कौन जीता? अकबर। कौन हारा? हेमू। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अकबर के समय मालवा का शासक कौन था? अकबर के समय मालवा का शासक कौन था आपको बताना है। उदय सिंह था, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद या फिर मुजफ्फर हुसैन। तो अकबर के समय दोस्तों जो मालवा का शासक था वो कौन था? बाज बहादुर था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1566 ईस्वी में, 1576, 78 या फिर 1586 ईस्वी में? तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अकबर के समय बंगाल और बिहार का शासक कौन था?
अकबर के समय दोस्तों मालवा का शासक आपको पता चल गया बाज बहादुर, लेकिन बंगाल और बिहार का शासक कौन था दोस्तों? दाऊद खां, दूसरा है मिर्जा हकीम, तीसरा है यूसुफ शाह, चौथा है निसार खां। तो आपको बताना है कि अकबर के समय बंगाल और बिहार का शासक कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दाऊद खां। दाऊद खां दोस्तों उस समय बंगाल और बिहार का शासक था जिस समय अकबर था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण पहली बात तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, आपको याद रखना है। और किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे एक तो ये याद रखना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। और किसके उपलक्ष्य में करवाया था, यानी किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात को जीत कर आया था, उसके उपलक्ष्य में करवाया था। तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु दोस्तों 1602, 1605, 1616 या फिर 1636। तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इसकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने राजपूतों के प्रति दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? अकबर ने दोस्तों राजपूतों के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसके क्या कारण थे? इसके दोस्तों कुछ राजनीतिक कारण थे और कुछ व्यक्तिगत कारण थे। और साथ ही दोस्तों वो अपने जो उस्ताद थे उनसे भी प्रभावित हुआ, उनके प्रभाव से भी इसने क्या किया? राजपूतों के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो सभी कारणों से आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब बंद किया? कर यानी कि टैक्स, तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लिया जाता था वो कब बंद किया अकबर ने? 1560 में, 1563, 1564 या 1565 ईस्वी में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1563। 1563 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? तीर्थ यात्रा टैक्स यानी कर है जो वो बंद कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, अकबर का उत्तराधिकारी यानी अकबर के बाद कौन आया? उनकी मुगल मतलब अकबर के बाद का जो मुगल बादशाह था वो कौन था? हुमायूं था, जहांगीर था, शाहजहां था या बहादुर शाह था? तो दोस्तों अकबर के बाद गद्दी किसने संभाली? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। तो यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब, ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, बादशाह ऐसे आप याद रख सकते हो। जहांगीर सिंहासन पर बैठा कब बैठा? 1602 में, 1605 में, उसके बाद 1615 या फिर 1627 में? दोस्तों जहांगीर है जो वो सिंहासन पर कब बैठा था? 1605 ईस्वी में बैठा था अकबर की मृत्यु के बाद। तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां थी। और नूरजहां से विवाह कब किया था जहांगीर ने? भी आपको याद रखना है 1611 में। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था 1611 में। पत्नी का नाम भी आपको याद रखना है नूरजहां। और विवाह कब हुआ था? 1611 में, भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, जहांगीर ने कांगड़ा पर विजय कब प्राप्त की? जहांगीर ने कांगड़ा को कब जीता? 1612, 1615, ये 20 या 1622 ईस्वी में? तो जहांगीर ने दोस्तों कांगड़ा को कब जीता था? 1620 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 1605 में इसने गद्दी संभाली, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई? 1605 में हुई ये तो हो नहीं सकता, 11 में हुई, 11 में तो विवाह हुआ था, 1622 में हुई या 1627 में हुई? तो कब दोस्तों इसकी मृत्यु हुई? 1605 में गद्दी में बैठा, 1611 में इसका क्या हुआ दोस्तों? विवाह हुआ, ठीक है ना। 1620 में इसने दोस्तों कांगड़ा पर विजय प्राप्त की, ठीक है ना। तो मृत्यु कब हुई दोस्तों? इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1627 में हुई थी। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1627 में इसकी मृत्यु हुई। फिर दोस्तों सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा। अब दोस्तों पूछेगा कि शाहजहां सिंहासन पर कब बैठा? तो अगर 1627 नहीं हुआ तो 1628 लगाना है, 28 नहीं हुआ तो 27 लगाना है। तो इसकी मृत्यु के बाद 1628 में शाहजहां दोस्तों सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया कब किया था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया शाहजहां ने? तो ये भी याद रखना किसने किया था? शाहजहां ने। कब किया था? 1633, 1636, 1656 या फिर 1657 ईस्वी में? तो दोस्तों जो शाहजहां है उसने अहमदनगर को मुगल राज्य में सम्मिलित कब किया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1636 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39,
औरंगजेब सिंहासन पर कब बैठा? शाहजहां के बाद दोस्तों कौन आया? औरंगजेब। और औरंगजेब सिंहासन पर कब बैठा था? 1657 या 58 या 1686 या 1707 में। तो औरंगजेब दोस्तों सिंहासन पर कब बैठा, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1658 ईस्वी में बैठा था। तो सभी 6 के 6 दोस्तों जो मुगल बादशाह, उनके नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उन्होंने कब से कब तक शासन किया आपको पता होना चाहिए। तो ख वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद औरंगजेब ने गोलकुंडा को विजित किया। गोलकुंडा पर विजय कब प्राप्त की औरंगजेब ने, आपको बताना है। 1656 सॉरी 57, 1687 या 77 या 97। तो गोलकुंडा को कब जीता औरंगजेब ने? इसको जीता था 1687 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को विजित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब के शासन काल में मारवाड़ का शासक कौन था? तो औरंगजेब के शासन काल में मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह, जय सिंह, राज सिंह या फिर अमर सिंह? औरंगजेब के शासन काल में दोस्तों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन था? मारवाड़ का शासक था। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, किस राजपूत सियासत ने अंग्रेज की अधीनता स्वीकार नहीं की? कौन सी राजपूत सियासत थी जिसने अंग्रेज की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या फिर गोंडवाना? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मारवाड़। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था और इसने क्या किया था? औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु? 1607, 1708, 1707 या 1717? तो मृत्यु की बात करें दोस्तों औरंगजेब की, इसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और नादिर शाह दोस्तों क्या ले गया था? यहाँ पे कोहिनूर का हीरा अपने साथ ले गया था भारत से। तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। ईरान का शासक था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, अंतिम मुगल बादशाह, सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब था, बहादुर शाह, अकबर सेकंड द्वितीय इसको बोल सकते हैं, या फिर बहादुर शाह जफर? तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन घ वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मुगलों की मातृभाषा क्या थी? मुगलों की जो मातृभाषा है वो क्या थी? अरबी, फारसी या फिर उर्दू या फिर तुर्की? तो मुगल थे जो, उनकी मातृभाषा तुर्की थी। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, हुमायूं नामा की लेखिका या लेखक आपसे पूछे कौन था या कौन थी? हुमायूं नामा की लेखिका या लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की मतलब इसको लिखा था। तो गुलबदन बेगम क्या है? हुमायूं नामा की लेखिका पूछे या लेखक पूछे तो गुलबदन जो बेगम है वो आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं नामा की लेखक या लेखिका जो भी पूछे वो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49, मुगल काल में निम्न पुस्तकों का अनुवाद नहीं हुआ। नीचे दोस्तों कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हैं, इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ था मुगल काल के दौरान? बाबरनामा, महाभारत, रामायण या हुमायूं नामा? दोस्तों इनमें से बाबरनामा का भी अनुवाद हुआ, महाभारत का भी और रामायण का भी, लेकिन हुमायूं नामा का अनुवाद नहीं हुआ था। तो ऑप्शन घ वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, पूर्व का राफेल, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता था? पूर्व का राफेल किसे कहा जाता था? मीर सैयद अली को, ख्वाजा अब्दुस मद को, ये बेहजाद को या बसावन को? तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता था? बेहजाद को कहा जाता था। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, अकबर ने किस चित्रकार को शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की? शीरीन कलम की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की थी अकबर ने? तो ये भी याद रखना है अकबर ने प्रदान की थी। कौन सी उपाधि थी? शीरीन कलम की थी। और किसको, किस चित्रकार को प्रदान की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसको की थी? अब्दुस समद। अब्दुस समद को, जो कि एक चित्रकार थे, इनको अकबर ने शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो अब्दुस समद आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, अकबरनामा का लेखक कौन था? अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी, फिरदौसी, अकबर, अबुल फजल? तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा का जो लेखक कौन था? अबुल फजल था। यह आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अबुल फजल ने किसकी मतलब रचना की थी, किसको लिखा था? अकबरनामा, बाबरनामा, है ना, शाहजहांनामा या हुमायूं नामा? ऐसे पूछ सकता है। तो अकबरनामा को किसने लिखा था? कौन इसका लेखक था? अबुल फजल। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बादशाहनामा का लेखक कौन था? बादशाहनामा का लेखक भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा दोस्तों इसके लेखक है
अब्दुल हमीर लाहौरी। अकबरनामा के लेखक हैं अ से अकबरनामा और अ से अबुल फजल, तो भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा हमने पढ़ा, इसके जो लेखक या लेखिका पूछे गुलबदन बेगम हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, सुलह कुल की नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल की नीति को अपनाया? सुलह कुल की नीति को किस मुगल बादशाह ने अपनाया? ये किस, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन चारों में से कौन सा मुगल बादशाह है जिसने सुलह कुल की नीति को अपनाया? तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब बंद किया? तो ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। अकबर ने दोस्तों तीर्थ यात्रा जो टैक्स हैकर है वो बंद किया था। अभी दोस्तों आपको बताया था कुछ देर पहले, कब बंद किया था? 1563 ईस्वी में। तो 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को बंद किया था, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया था? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जजिया कर तो किसने हटाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जजिया कर दोस्तों किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। और बाद में दोबारा किसने लगा दिया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब ने। तो जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया था? अकबर ने। ऑप्शन जो ख वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अकबर दोस्तों एक अच्छा राजा माना जाता था हिंदू के, मतलब कि हिंदुओं के साथ इसने ज़्यादा अन्याय नहीं किया, लेकिन जो औरंगजेब था उसने बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं के साथ अन्याय किया था। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था, ठीक है ना। कब हटाया था? तो अब तो आपको पता चल गया होगा, दोबारा से रिपीट हो चुका है। कब हटाया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1563 में। तो 1563 यहाँ पे देखो दोस्तों, 1563 में दोस्तों यहाँ पे जो मतलब कि जजिया कर है वो हटा दिया गया था। तो ऑप्शन घ वाला, यानी कि ऑप्शन ग वाला 1563 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58, किस मुगल शासक ने गैर मुसलमानों पर दोबारा जजिया कर लगाया? अब दोस्तों अकबर ने हटा दिया था, लेकिन फिर कौन सा दोस्तों मुगल शासक आया अकबर के बाद जिसने दोबारा जजिया कर लगा दिया? हुमायूं तो पहले वाला है, ठीक है ना। अकबर के बाद दोस्तों कौन आया था? औरंगजेब आया था। मतलब कि जो अकबर के बाद जैसे जैसे जहांगीर भी आया, शाहजहां भी आया, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब। तो और औरंगजेब था दोस्तों अकबर के बाद दोबारा जिसने जजिया कर लगाया था गैर मुसलमानों पर। तो ऑप्शन घ वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। अकबर फतेहपुर, अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछे फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह की नई राजधानी थी, तो किसकी राजधानी थी? अकबर की। और अकबर की कौन सी राजधानी थी? फतेहपुर सीकरी। तो दोनों आपको याद रखना है, अकबर और फतेहपुर, ठीक है, दोनों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, अकबर ने किस स्थान को राजधानी के रूप में प्रयोग नहीं किया? देखो दोस्तों फतेहपुर सीकरी तो आपको पता चलेगा राजधानी थी, आगरा को भी एक बार राजधानी इसने बनाया था और दिल्ली को भी, लेकिन अजमेर को राजधानी के रूप में प्रयोग नहीं किया था। तो अजमेर आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बुलंद दरवाजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आ गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ये तो आपको पता है। किसने करवाया था? अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। तो फतेहपुर सीकरी में किसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? अकबर ने, आपको याद रखना है। और किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। उसके बाद शाहजहां ने दिल्ली में क्या क्या बनवाया? किस किस चीज़ का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने तो बहुत कुछ बनवाया था दोस्तों, जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, चांदनी चौक का भी, लाल किले का भी निर्माण करवाया था। यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वही हुमायूं नामा का लेखक, तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम, आपको याद रखना है, ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त थे? तो आपको बताने हैं। पहला जरोखा दर्शन, ये भी था। अपराधियों को मृत्युदंड देना, ये भी मुगल बादशाह को अधिकार प्राप्त था। अपने नाम के सिक्के जारी करना, ये भी था। यानी सभी अधिकार प्राप्त थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मुगल काल में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? जो वित्त मंत्री होता था उसको फाइनेंस मिनिस्टर, उसको क्या कहा जाता था? दीवान ए आला, मीर बख्शी, उमरा या सदर उस सुदूर। तो मुगल काल में जो वित्त मंत्री होता था दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? दीवान ए आला, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, मुगल काल में प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? प्रांत के मुखिया, वित्त मंत्री तो हो गया दीवान ए आला, और प्रांत का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? प्रांत के मुखिया को कहा जाता था सूबेदार। सूबेदार आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करें दोस्तों सरकार के मुखिया, मुगल काल में जो सरकार का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? तो सरकार का मुखिया को कहा जाता था दोस्तों फौजदार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगर सरकार का मुखिया पूछे तो फौजदार, और अगर आपसे पूछे प्रांत का मुखिया तो सूबेदार, और वित्त मंत्री को कहा जाता था दीवाने आला। तो तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन कब किया? मनसबदारी जो प्रथा है इसका प्रचलन कब किया गया? 1556 में, 1560 ईस्वी, 61 या फिर 1571 ईस्वी में? तो मनसबदारी जो प्रथा है दोस्तों इसका प्रचलन किया गया 1571 ईस्वी में। ऑप्शन घ यानी डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण क्यों करवाया? इबादत खाना था जो उसका निर्माण क्यों करवाया था, उसका क्या कारण था? धार्मिक वाद विवाद, या फिर प्रजा की शिकायतें सुनने के लिए, या गुप्त सभाओं के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इबादत खाने का निर्माण करवाया गया अकबर ने, वो किसके लिए करवाया गया था? स्पेशल धार्मिक वाद विवाद के लिए करवाया गया था। ऑप्शन क आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? कौन से धर्म की स्थापना की थी? एक नए धर्म की स्थापना की थी, कौन सा था वो? सुलह कुल, या फिर सूफी मत, दीन है इलाही, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही ईजी भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा। अगर पता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ये दोस्तों आज का आपका होमवर्क का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या चैनल पर आप पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।